हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी की स्टडीज़ बढ़िया चल रही होंगी। तो ये क्लास 8th के एनसीईआरटी की बुक से हम लोग करने वाले हैं साइंस। तो साइंस में चैप्टर नंबर 1 में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में हम पार्ट 1 में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं हम। क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रॉप्स कितने टाइप की होती हैं, क्रॉप्स होते क्या है, एग्रीकल्चर क्या होता है, इस सब के बारे में समझ चुके थे। इसके बाद हम कंप्लीट स्टार्ट करने वाले हैं क्या बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, क्या है अब क्या पूछता है ये, वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में पैडी क्यों ग्रो नहीं होता है। अब विंटर सीजन की बात की गई है, तो विंटर सीजन में क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि विंटर सीजन में जो फसल होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, उनमें पानी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर बात करें अगर रेनी सीजन की, तो रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में जो क्रॉप्स होते हैं उनमें क्या होता है, वहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो पैडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर। तो क्या विंटर सीजन में क्यों ग्रो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उसे क्या रिक्वायर्ड है, आ लॉट ऑफ वाटर, ज़्यादा क्वांटिटी में पैडी को रिक्वायर्ड होता है, किसका, वाटर का। इस वजह से वो इट इज़ ग्रोन इन ओनली इन द रेनी सीजन। ओनली रेनी सीजन में ग्रो हो सकता है, विंटर सीजन में ग्रो नहीं होगा, क्योंकि विंटर सीजन में बारिश कम होती है, बारिश कम होने की वजह से उसे पानी नहीं मिल पाएगा और वो ग्रो नहीं कर पाएगा। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो क्रॉप्स का जो कल्टिवेशन होता है उसमें काफ़ी सारी प्रोसेस से इन्वॉल्व होते हैं, जो फार्मर्स के थ्रू एक टाइम पीरियड में कंप्लीट किए जाते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय द गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। ओके, तो ये क्या होता है, ये फार्मर क्या करते हैं, सेम उसी तरह से जैसे अगर कोई गार्डनर है, गार्डनर कोई प्लांट मतलब अपने गार्डन में जो प्लांट्स लगे होते हैं, छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं, उन पौधों को प्रॉपर तरीके से उनको ग्रो करने के लिए पानी देता है, खाद भी हर मतलब टाइम पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है उन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जैसे हम भी अपने घर में कोई मतलब एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब एक सजावट के तौर पर कोई प्लांट्स लगा लेते हैं, उन प्लांट्स को हम टाइम टाइम पर पानी देते हैं, मतलब उसका पानी जो भी होता है उसकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब सारे उसको देते हैं, तो वो क्या होता है, ग्रो करता है हमारा अच्छी तरीके से। दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड these activities or task or to as the agriculture practices. These activities are listed below. तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन में स्टेप्स में इन्वॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड इज सोइंग, थर्ड इज एडिशन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इज इरीगेशन, फिफ्थ इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स की बात करते हैं तो है हार्वेस्टिंग, और सेवेंथ स्टोरेज। मतलब जो फूड का स्टार्टिंग है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से स्टार्ट होके एट लास्ट उसका स्टोरेज स्टोरेज कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, देन यहाँ तक की प्रोसेस के बाद हमें जो खाना मिलता है वो इस तरह से मिल पाता है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल कैसे प्रिपेयर किया जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी क्रॉप को ग्रो करने से पहले ये स्टेप किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो क्या किया जाता है, सॉइल को टर्न किया जाता है, उसको लूज किया जाता है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इसी वजह से जो रूट्स होते हैं वो क्या कर पाते हैं, रूट्स होते हैं जो सॉइल के अंदर जा पाते हैं। अगर सॉइल हमारा टाइट होगा तो क्या रूट्स जो सॉइल के अंदर जा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। तो सॉइल को क्या करना पड़ता है, हमें लूज करना पड़ता है। The loose soil allow to roots to breathe easily even when they go too deep into the soil। अब देखें, अब क्या होते हैं ईयर में वो सॉइल जो होता है, सॉइल जब कैसा हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो उसमें क्या स्पेस हो जाता है, जिसकी वजह से रूट क्या कर पाते हैं, इजीली ब्रीदिंग कर पाते हैं। इवन when they go deep into the soil, और सॉइल में अंदर जाने पर भी वो इजीली ब्रीथ कर पाते हैं। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? तो इसका आंसर है, the loosened soil help in the grow of earthworm and microbes present in the soil। तो जब लूजन सॉइल होगा वो क्या हेल्प करेगा, अर्थवॉर्म्स, नाम सुना होगा, अर्थवॉर्म्स, केंचुए वगैरह जो होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं फूड प्रोडक्शन में। प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑर्गेनिम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। जैसा कि मैंने बताया था ये हेल्पफुल होते हैं, तो क्या दीज ऑर्गेनिम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स। ये क्या होते हैं, जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनके एक मित्र की तरह काम करते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न द लूजन एंड सॉइल एंड एड ह्यूम्स टू इट। तो ये जो किस तरह से एक फ्रेंड की तरह कार्य करती है, फर्दर टर्न द सॉइल,
लूजन सॉइल को ये टर्न करते रहते रहे और सॉइल को एंड ह्यूमस टू एंड, और इसमें ह्यूम्स ऐड कर देते हैं। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों होती है सॉइल को टर्न करने की, लूज वगैरह की ज़रूरत क्यों होती है? यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास, तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पहली वाली क्लासेस में पढ़ा होगा, द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो होता क्या है, सॉइल में क्या क्या कंटेन होता है? मिनरल्स कंटेन होते हैं, वाटर भी होता है, वाटर तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होता ही, एयर एंड कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन दी प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है। इन दिस वेरियस न्यूट्रिएंट हेल्ड इनटू द डेड ऑर्गेनिज्म। अब जो डेड ऑर्गेनिज्म थे, उन डेड ऑर्गेनिज्म थे तो उनमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस में मिक्स हो जाते हैं? वहाँ की सॉइल यानी कि वहाँ की मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं एंड रिलीज बैक इनटू द, और वापस कहाँ? मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? मिट्टी में पहुँच जाएंगे, उसकी सॉइल में पहुँच जाएंगे। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। और इस तरह से जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो मिट्टी में मिक्स हो गए हैं, और इसके बाद अब जो नया प्लांट ग्रो करेगा उसमें भी वही न्यूट्रिएंट क्या पहुँच जाएंगे। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। जो न्यू प्लांट होगा वो क्या करेगा फिर, मतलब उसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर, कुछ ही सेंटीमीटर तक की जो टॉप लेयर होती है वो सॉइल की, वही सपोर्ट करती है किसको? प्लांट ग्रोथ। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट। तो जो टॉप लेयर पे जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को जो नया प्लांट होगा वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों ये लूजनिंग और टर्निंग वगैरह सॉइल की इंपॉर्टेंट है, किसमें? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स में। अब द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, अब इस प्रोसेस को हमने बता तो दिया है कि लूजनिंग और टर्निंग वगैरह की जाती है, जिससे आज ईजिली क्या होता है, ब्रीदिंग, मतलब सॉइल जो रूट्स होती है वो क्या कर पाती है? ब्रीदिंग कर पाती हैं। उनमें कुछ अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो भी क्या करते हैं? वहाँ पे एज अ फार्मर्स फ्रेंड वर्क करते रहते हैं, मतलब उनकी हेल्प करते हैं। तो इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। क्या कहेंगे? टिलिंग और प्लॉइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी हेल्प से ये किया जाता है। प्लॉज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये आयरन का भी बना होता है, लकड़ी का भी बना होता है। पहले के टाइम पे जब मतलब ये ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं हुआ करते तब क्या ओनली किसान अपने हाथों से हल जोता करता था और खेत को कैसा लूजन और मतलब वहाँ की सॉइल को लूज किया और टर्न किया करता था। लेकिन आज के टाइम में तो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट, हमें काफ़ी सारी मशीन देखने को मिलती हैं जो हमारे ये काम को क्या बहुत ही आसान बना देते हैं। यूजिंग अ प्लॉट आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर कैसा है सॉइल है बहुत ही सूखा हुआ है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर फ्लोइंग। तो क्या करते हैं, अगर ज़्यादा सूखा हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, अपने खेत में पानी दे देंगे। इट मे नीड वाटरिंग बिफोर फ्लोइंग। द प्लॉ फील्ड मे हैव विक पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब इस तरह से क्या फील्ड में क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े पीस बन जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स इनटू अ प्लैंक। अब इस तरह से नेसेसरी क्या हो जाता है कि इन क्रम्स, ये बड़े बड़े जो वो मिट्टी के टुकड़े बन गए हैं, इन टुकड़ों को तोड़ा जाए। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर द इरिगेशन पर्पज। और फील्ड को फिर फील्ड को क्या किया जाता है, लेवल किया जाता है। ओके, द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद अ हेल्प ऑफ अ लेवलर। तो आप लोगों ने अगर देखा नहीं है तो ये क्या होता है, पहले एक क्या हल होता है जिसकी वजह जिससे क्या होता है, उसमें क्रम्स बनाए जाते हैं, मतलब उसे अंदर से ज़मीन के अंदर से उस मिट्टी को उल्टा पलटाया जाता है। फिर उसके बाद जब ये क्या हो जाते हैं, कहीं कहीं गड्ढे उभरे हुए हो जाते हैं, कहीं कहीं मतलब अंदर धंसा हुआ बन जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है, फिर उस मिट्टी को क्या एक लेबलर की हेल्प से क्या किया जाता है, लेबल पे लाया जाता है, मतलब उसको एक जैसा सिमिलर किया जाता है। सो द लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। यहाँ पे पिक दिखाऊंगा मैं आपको, ये जो है ये प्लॉट और लेवलर का पिक, लेवलर इसके लेवलर ओके, पिक्चर देखेंगे बाद में देख लेंगे। लेवलर मतलब एक सिंपल वो एक जैसे हमारा स्केल होता है, इसी तरह का एक काफ़ी बड़ा सा लंबा सा उसका लकड़ी का बना हुआ होता है।
और उस पर मतलब काफ़ी लोड रहता है। लोड की वजह से क्या होता है, वो मिट्टी एक से लेवल पे आती रहती है। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ थे हम, एग्रीकल्चर, यहाँ पे लेबलर सोइंग द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग, नहीं ये टाइलिंग एम्प्लॉइंग, ओके, हेल्प इन द लेबलर, ओके। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टाइलिंग। अब टाइलिंग मतलब प्लॉइंग से पहले क्या मिलाया जाता है, मैन्योर वगैरह मिक्स किए जाते हैं, कहाँ पे, सॉइल में, बिकॉज अगर इसका फर्टिलिटी लो हो गया है मिट्टी का तो उसमें क्या कुछ मैन्योर मतलब खाद वगैरह मिक्स किया जाता है। दिल पहले इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल, इसकी वजह से क्या, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है किसकी, मैन्योर की, सॉइल में। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर शोइंग, और इसमें पानी भी मिक्स किया जाता है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की बात करें, बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ grains to get better yield. Before sowing the seed, it is necessary to break soil in the size to the size of grains to get better yield. Better yield के लिए क्या, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। This is done with the help of various tools, जिसके लिए हम काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करते थे। मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज इज द प्लॉ, हो और कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर मतलब जो ट्रैक्टर के साथ में यूज़ किया जाता है वो होता है। प्लॉ मतलब जो एक सामने पिक्चर में दिखाई दे रहा है किसान जो इसका यूज़ कर रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, प्लॉ। तो दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टाइलिंग द सॉइल, एडिशन फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग टू ऑफ सॉइल। मतलब ये सब प्रोसेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्लॉ का यूज। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इट ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ वुल्स। तो ये किसका बना हुआ होता है, लकड़ी का बना हुआ था। मैंने बताया आपको पिछले के टाइम, पुराने टाइम में जब किसान खुद अपने हाथों से खेती किया करता था और तब ये यूज किए जाते। आज भी मोस्टली कुछ मतलब पिछड़े गाँव है वहाँ हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ वुल्स। वुल्स मतलब जो बैल होते हैं, दो बैल इसको खींच रहे होते हैं। पीछे ये किसका बना हुआ होता है, लकड़ी का बना हुआ था। या आपने पिक्चर देखा था भी, ये है इसका पिक, आप लोगों ने देखा भी होगा मे बी, अगर नहीं तो यहाँ पे समझ लेंगे हम इसको, ओके। इसके बाद बुल्स बाय द एनिमल्स, हॉर्स, कैमल्स, ओके। बुल्स के अलावा कुछ अदर एनिमल्स का भी यूज़ किया जाता है कहीं कहीं पे, हॉर्सेस और कैमल्स। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्गर ट्राइएंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉगियर्स। द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लॉग इज द लॉन्ग रॉड ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लॉग शाफ्ट, ओके। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम which is placed on the bull's neck, okay. One pair of bulls and the main can easily operate the plow. तो इसके लिए रिक्वायर्ड क्या क्या होते हैं, क्या क्या चाहिए होता है, एक हमें किसान चाहिए होता है, मतलब जो उसको हल चलाने वाला होता है। और इसके अलावा देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है ये लंबा वाला ये दिख रहा है, ये लाइन, ये क्या है, प्लॉग शाफ्ट है, ओके। प्लॉग शाफ्ट। अब यहाँ पे ये जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे दो, ये कहाँ बंधे होते हैं, इन दोनों के दो बैलों के जो नेक पे दिखाई दे रहा है, गर्दन पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे ये चीज़ क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। देन इसके बाद अगर हम इसके लास्ट वाले पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट यहाँ पे जो हमें ये इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, ये जो लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो बना होता है इसका निचला पार्ट क्या, लोहा वगैरह का इसमें लगा होता है। ये ज़मीन के अंदर जाके मिट्टी को क्या कर देता है, मतलब उलट पलट कर देता है। तो देखने को आ रहा है, आपको समझ चुके होंगे कि कहाँ पे किस तरह से देखो मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है, ओके। क्लियर हो गया है किस तरह से किसान इसका यूज करता है, ओके। ऑपरेट प्लो, द indigestion wooden floor in the increasingly being replaced by iron floor nowadays. अब इन्हीं का जो मैंने बताया कि पिछले टाइम में ये सब यूज़ किए जाते थे, अभी अगर करंटली देखा जाए तो हमारी खेती कैसी हो गई है, एक नए तरीके से काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, काफ़ी सारी मशीन्स यूज़ की जाती हैं nowadays. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. ये भी loosening के soil के लिए यूज़ किया जाता है. It has a long rod of wood. किसकी, लकड़ी की बनी हुई एक लंबी रॉड होती है, और आयरन या आयरन की भी हो सकती है. A strong broad and bent plate of iron is mixed to one of its end क्या देख रहे हैं, वर्क लाइक अ ब्लेड, इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स. तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये ग्रिप बनी होती है, यहाँ पे इस ग्रिप को किसान पकड़ता है, और यहाँ पे ये क्या होता है, बैंड प्लेट लगी होती है. ये जो बैंड प्लेट होती है ये कहाँ, ये सॉइल के अंदर जाती है, और ये क्या करती है, ये सॉइल के अंदर जाके मिट्टी को उलट पलट करती है. यहाँ पे ये लंबा हैंडल जो दिख रहा है इसको किसान पकड़ता है, और इसके बाद जो बीम है, ये आयरन का रॉड बना हुआ है, इस बीम को कोई भी एनिमल्स क्या करता है, पुल करता है,
खींचता है। ओहो, तो ये देख लिया है स्ट्रक्चर किस तरह से होता है इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर नाउ डेज, अभी के टाइम पे जो प्लॉइंग होती है वो किसके थ्रू होता है, कल्टीवेटर के थ्रू होती है। प्लॉइंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। ओके, तो डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर को कौन ड्राइव करता है, कल्टीवेटर को ट्रैक्टर ड्राइव करता है। ट्रैक्टर के थ्रू मतलब इसको खींचा जाता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर 7 लेवर ऑफ टाइम, क्या सेव, टाइम को भी सेव करता है और लेवर को भी टाइम सेव करता है, क्योंकि जहाँ पे हमें इसमें देख रहे हैं कितने सारे मतलब इस तरह से एक साथ वो बने हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। और ये जो हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, मशीन्स के थ्रू। मतलब मशीन्स के थ्रू हो रहा है तो क्या कम लेबर की रिक्वायरमेंट होगी और टाइम मतलब कि जो वहाँ पे 1 करके होता है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें काफ़ी सारे ये दिख रहे हैं जो मिट्टी को पलटने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। इस वजह से इसमें ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा जल्दी ये वो कंप्लीट हो जाता है। सोइंग की बात करें तो सोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग भी एक क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। अच्छी क्वालिटी की सीड, मतलब बीज जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के सिलेक्ट किए जाते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी के बीज हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उसका क्या नहीं होगा, वो मतलब ग्रो ही नहीं करेंगे। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ द गुड वैरायटी। तो गुड क्वालिटी की जो सीड्स हो वो क्या, क्लीन भी होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए और एक अच्छी वैरायटी की होनी चाहिए। जो किसान होता है वो एक अच्छी वैरायटी का ही बीज अपने खेत में बोता है तो उससे अच्छी वैरायटी का प्रोडक्शन होता है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड विच गिव अ हाई यील्ड। फार्मर्स क्या प्रेफर करते हैं, टू यूज विच गिव अ हाई यील्ड। हाई यील्ड मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब एक ज़्यादा क्वांटिटी में वो जो प्रोडक्शन दे, उस प्रोडक्शन के लिए क्या करता है फार्मर्स, उसको प्रेफर करता है कि जिस तरह के बीज चाहिए हैं, बीज वो रिक्वायर्ड करता है जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो सके। सिलेक्शन ऑफ सीड, ओके, सीड्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं, मतलब बीज का सिलेक्शन कैसे करते हैं। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ बैसल। एक दिन मैंने क्या देखा अपनी माँ को, कहाँ पे, सम ग्राम सीड मतलब चने के कुछ बीज, वेसल्स एंड पॉर सम वाटर ऑन देम। ओके, उनमें क्या दिया जा रहा था, पानी दिया जा रहा था। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टिप। कुछ जो सीड्स हैं वो कहाँ, टॉप पे फ्लोट करने लगे, मतलब तैरने लगे। आई वॉन्डर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। अब उस टाइम पे आपको सोचना चाहिए क्यों वो फ्लोट कर रहे हैं ऊपर। जो सीड्स हैं वो क्यों ऊपर फ्लो करने लगे हैं। तो टेक अ वीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट। ओके, टेक अ वीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। ये जो है एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हैं। टेक अ वीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर से फिल कर लेंगे। पुट अ हैंडल ऑफ वीट सम सीड्स एंड स्टिर वेल। अब उसमें कुछ मतलब वीट के सीड्स डाल देंगे, कुछ बीज डाल देंगे और उसको हिला देंगे। वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम देखने पे हमें क्या मिलता है, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। कुछ ऐसे भी बीज हैं क्या जो ऊपर तैर रहे हैं, कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जो ऊपर तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज फिक्स विच सिंक। अब जो वहाँ पे लाइटर मतलब जो हल्के होंगे वो तो क्या कर रहे होंगे, तो वहाँ पे तैर रहे होंगे, और जो हैवियर होंगे वो क्या, सिंक, डूब गए होंगे। वाई वुड दे बी लाइटर। अब वो लाइटर हल्के क्यों हैं, वेट में हल्के क्यों हैं, डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दस लाइटर। तो जो डैमेज हो जाते हैं कहीं पे कुछ मतलब जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको खा लेते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं, इस वजह से क्या हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज सीड्स बिकम हॉलो, अंदर से क्या हो जाते हैं, हॉलो मतलब स्पेस उनमें हो जाता है। एंड आर दस लाइटर, और वो वेट में क्या कैसे हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द, इस वजह से वो वाटर में फ्लोट करते हैं, मतलब वाटर पे तैरते रहते हैं। दिस इज अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। इस तरह से एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम हेल्दी सीड्स फाइंड कर सकते हैं कहाँ पे, डैमेज में से। तो डैमेज वाले हम अलग कर सकते हैं। जो ऊपर फ्लोट करने लगेंगे वो कैसे होंगे, डैमेज सीड होंगे, तो उनको हम हटा देंगे क्योंकि वो हमारे फील्ड में एक अच्छी ईल्ड नहीं देंगे। जबकि जो लाइट वो हैवियर वाले होंगे, जो डिफ रहेंगे, वो क्या होंगे, एक अच्छी ईल्ड वाले सीड्स होंगे। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड। तो फर्स्ट टूल्स की बात करें, ट्रेडिशनल टूल्स की बात करते हैं, तो द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। किसकी तरह होता है, एक फनल की तरह होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। उस फनल में हम क्या करते हैं, सीड जो भी हमें खेत में बोने होते हैं, उन सीड्स को हम क्या करते हैं, तो उस फनल में फिल कर देते हैं। पास डाउन 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, और उनके जो
जो फनल होता है, फनल का जो एंड होता है वो एक पतले पाइप के रूप में होता है। वहाँ से क्या होते हैं, एक एक करके बीज गिरते रहते हैं। दीज एंड पर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और इस तरह से सीड क्या होते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है ये फनल शेप का स्ट्रक्चर। तो इस फनल शेप के स्ट्रक्चर में ये जो किसान है क्या डाल रहा है, इसमें बीज डाल रहा है, यानी सीड्स को दे रहा है। और इस तरह से हमें नीचे में ये दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पे पहुँच रहे हैं, एक पतली पाइप के थ्रू मिट्टी में पहुँच रहे हैं, और मिट्टी के अंदर पहुँच कर ये मतलब क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। ये क्या है, एक मेथड है किसका, सोइंग का। अब इसके बाद आगे बात करते हैं सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल की बात करते हैं, ये मॉडर्न मेथड में यूज किया था। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग। ये है सीड ड्रिल का स्ट्रक्चर। ओके, फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स दिस टूल सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर। जैसे कल्टीवेशन यूज़ किया जाता था वहाँ पे, ऐसे ही ये क्या होता है, एक सीड ड्रिल उसी की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। बस वहाँ पे क्या होता है कि वो एक सिर्फ कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये प्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे इसमें सीड्स भी क्या पहुँच जाते हैं, ज़मीन के अंदर पहुँच जाते हैं, हमारी खुरदुरी मिट्टी के अंदर। This tool show the seeds uniformly at proper distance and depth. The ensure that seeds get covered by the soil after sowing. तो sowing के बाद कहाँ पे soil के अंदर क्या जो seeds हमारे पहुँच जाते हैं। This prevent damage causing by board. इससे क्या होता है, डैमेज नहीं होता है। डैमेज मतलब किस तरीके का, जैसे अगर हमने क्या किया, मतलब यूनिफॉर्म, मतलब जैसे अगर हम अगर हम सीड्स को लेके ऐसे ही फेंकते हैं खेत में, तो उससे क्या होता है, प्रॉपर वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाते हैं। कुछ क्या होते हैं, वर्ड्स वगैरह खेतों में उड़ती रहती हैं, वो सभी क्या होते हैं, बीज को खा जाते हैं। इस तरह से क्या हो जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं अगर हम सील्डर्स की हेल्प से इसका सीड ड्रिल करते हैं। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉजिंग बाय बर्ड सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेवरल टाइम्स एंड लेबर। अब क्या कह रहा है ये, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। नर्सरी मतलब वहाँ होता है जहाँ पे कुछ पौधे वगैरह उगाए जाते हैं, उसको नर्सरी बोलते हैं। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, मेरी स्कूल के पास में एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वो केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स, छोटे छोटे बैग्स में क्या प्लांट्स रखे होते हैं। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, वो इस तरह से क्यों रखते हैं। सीड ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी एज फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। तो कुछ जो पौधे होते हैं सबसे पहले उनको ग्रो किया जाता है कहाँ पे, नर्सरी में। When they grow into plantlets, जब ये ग्रो कर जाते हैं, they are transplanted into field manually। अब जब वो ग्रो कर जाते हैं फिर उसको मैनुअली मतलब हाथों से कहाँ पे, फील्ड में मतलब लगा दिया जाता है। Some forest प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ जंगली जो पौधे होते हैं और फ्लावर वाले पौधे होते हैं वो कहाँ पे, नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं। जैसे अगर हम ले लें क्या, रोज़ हमें अपने घर में रोज़ लगाना है तो हम कहाँ जाते हैं, नर्सरी जाते हैं। नर्सरी जाके क्या एक रोज़ का छोटा सा प्लांट लेके आते हैं और फिर उसको अपने घर में लगाते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं वो वहाँ पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। दैन उसके बाद हम उसको वहाँ से लेके घर पर आते हैं और फिर इसको लगाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसप्लांटेशन, मतलब ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसमें। एंड एप्रोप्रिएट distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants। तो distance between the seeds is important to overcrowding, मतलब जो बीज हैं वो बिल्कुल ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पास होते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिर वो ग्रो नहीं कर पाते। This allow plants to गेट सफिशियंट सनलाइट, और उसकी वजह से क्या उन्हें सफिशियंट सनलाइट भी नहीं मिल पाएगा। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड वो टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। और इस वजह से अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, सफिशियंट सनलाइट नहीं मिल पाती है, वाटर सॉइल से नहीं मिल पाता है, तो फिर क्या हो जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। किसकी वजह से, ओवरक्राउडिंग की वजह से। एडिशन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो पहले हमें समझ लेना है कि मैन्योर क्या होते हैं और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो द सब्सटेंस बेस आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो सब्सटेंस हम किसकी तरह एज अ न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स करते हैं, किसकी, प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए, क्या कहलाते हैं वो, मैन्योर या फर्टिलाइजेशन। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स दोनों ही कहलाते हैं। मैन्योर भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज़ किए जाते हैं और फर्टिलाइजर्स भी, लेकिन इनमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को अभी हम आगे समझेंगे। आई सो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, मैंने क्या देखा, एक हेल्दी क्रॉप देखी, कहाँ पे, एक फार्म में। इट इज़ अ नाइबरिंग फार्म, इन द नाइबरिंग फार्म द प्लांट्स वो वीक,
In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? ओके कुछ प्लांट्स क्यों बेटर, कुछ के कंपैरिजन में बेटर ग्रो करते हैं। तो देखेंगे सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स। सॉइल क्या सप्लाई करता है? मिनरल्स। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी जो कुछ मतलब जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका क्या किया वो क्या उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, दैन फिर उसके बाद जो नई क्रॉप ग्रो होती है उसमें क्या होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो कहीं सॉइल सप्लाई मिनरल, तो सॉइल ही क्या सप्लाई करती है? मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स किसको? क्रॉप्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो जो सॉइल, अब दीज न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स क्या प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज में देखा होगा फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड, उसी फील्ड में वो क्रॉप ग्रो किया, फिर क्रॉप ग्रो किया, फिर क्रॉप ग्रो किया, मतलब इस तरह से कई बार जब करते रहते हैं तो फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट कल्टिवेटेड और फॉल। इमेजिन व्हाट हैपेंड टू द न्यूट्रिएंट्स। तो अगर ये सब अगर उसको कल्टिवेटेड नहीं किया जाता है तो उस टाइम पे सोचिए क्या न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे होंगे। कंटिन्यूसली ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सोइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर कंटिन्यूसली हम फसल ग्रो करते हैं तो वहाँ की जो फर्टिलिटी होती है, यानी कि उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है सॉइल में। तो देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर। अब जब कमी हो गई है किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, तो अब क्या करना चाहिए? फार्मर्स को हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब इन न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में लाने के लिए हम क्या करते हैं? उनमें जो मिट्टी होती है उसमें मैन्योर मिक्स करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। अब मैन्योर मिक्स करने की जो प्रोसेस होती है सॉइल में उसे क्या कहेंगे? मैन्योरिंग कहेंगे। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर जो मैन्योरिंग होती है ठीक तरीके से नहीं हो रही है, इनसफिशिएंट हो रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी अमाउंट में डाला जा रहा है, तो उसकी वजह से कैसे प्लांट होते हैं? वीक प्लांट्स ग्रो होते हैं। मैन्योर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को क्या समझना? मैन्योर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर कैसा होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। तो प्लांट और एनिमल्स वेस्ट के थ्रू ये ऑब्टेन किया जाता है। जैसे तुम गाँव वगैरह में देखा होगा, गाय का या भैंस वगैरह जो होते हैं घरों में, उनके गोबर वगैरह को एक साथ डाला जाता है और कुछ उसके बाद मतलब जो डेड प्लांट्स, डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनसे ये मैन्योर मिलता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट्स एट ओपन। देखो वही देखने को मिल रहा है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स, गड्ढे होते हैं, गड्ढों में क्या डाल देते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट डाल देते हैं। एट ओपन प्लेसेस एंड एलो इट टू डिकम्पोज, और क्या डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो, और ये डिकम्पोजिशन कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The decomposed matter is used as organic manure. The decomposed matter, अब जो भी मैटर है वो डिकम्पोज हो गया है, अब वो एज आ ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किया जाता है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब मैन्योर है, क्या होता है ये आप लोग समझ चुके हैं किस तरह से मैन्योर बनता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास, पिछली क्लास में जस्ट आपने पढ़ा हुआ है 6th क्लास में। क्या पढ़ा हुआ है कि वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू हम कैसे ये प्रोसेस करते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या देख रहे हैं? टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम। कुछ हम मूंग और चने की सीड यानी बीज ले लेते हैं, उनको जर्मिनेट करते हैं। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग आउट ऑफ दीज। 3 साइज के ले लिए हमने सीडलिंग आउट ऑफ दीज। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लास और सिमिलर वेसल्स। 3 वेसल्स लिए हैं, 3 ग्लास लिए हैं और तीनों खाली हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? मार्क दैम ABC मार्क कर दिया है। ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सिंग विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। थोड़े से अमाउंट में हमने क्या लिया है? मिट्टी लिया है, उसमें थोड़ी से अमाउंट में हमने क्या लिया है? काउ डंग लिया है। इन ग्लास बी, अब बी वाले में क्या किया? पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, उतने ही अमाउंट में मिट्टी लिया और मिक्स विद अ लिटिल यूरिया, और थोड़ा सा क्या मिक्स किया? यूरिया मिक्स किया।
टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी। अब सी वाले ग्लास में हमने क्या लिया है, द सेम अमाउंट, उसी अमाउंट की सॉइल ली है विदाउट एडिंग एनीथिंग, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। फर्स्ट वाले ग्लास में, एक ग्लास में हमने क्या किया, कुछ अमाउंट में मिट्टी ली और कुछ अमाउंट में काऊ डंक लिया। सेकंड वाले ग्लास में क्या किया, उतने ही अमाउंट में हमने सॉइल ली और क्या लिया, यूरिया लिया। और थर्ड वाले सी वाले ग्लास में हमने क्या लिया है, ओनली मिट्टी ली है, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन इस ग्लास। अब सभी में सेम अमाउंट में क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम। ओके, और प्लांट को सीडलिंग कर देंगे, सीड्स डाल देंगे। कीप दैम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर डेली। ओके, अब क्या करना है, इसमें हमें एक सेफ प्लेस पे रख देना है तीनों को और डेली पानी देना। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रो। ओके, अब से कितने डेज के बाद, 7 से 10 दिन के बाद जो ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को हम क्या देख रहे हैं, देखो ये हमें सामने ग्रोथ नज़र आ रही है, ए वाले को और बी वाले और सी वाले में। ये क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या सभी इक्वली ग्रो हुए। विच ग्लास शोवर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किस वाले ग्रोथ की, किस वाले उसमें शॉर्ट बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, किस वाले में अच्छी ग्रोथ हुई है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और किस में फास्टेस्ट ग्रोथ हुई है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस। अब देखो, अभी पहले मैंने बताया था मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में, तो मैन्योर तो हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं फर्टिलाइजर्स पे। तो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, इसको पॉइंट को थोड़ा सा मार्क कर लेना है, आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे मैन्योर को भी और यहाँ पे फर्टिलाइजर्स को भी। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जो क्या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, रिच होते हैं। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, अब ये किस तरह से मैन्योर डिफरेंट है किससे, फर्टिलाइजर से। फर्टिलाइजर किस तरह से डिफरेंट है मैन्योर से, तो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, यही समझना है आप लोगों की। मैन्योर जो होता है वो काउ डंग, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स वेस्ट के थ्रू बनाया जाता है, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। एनपीके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और के से पोटेशियम। ये सिंबल्स होते हैं। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के होता है। ओके, तो सेकंड वाले में हमने क्या लिया था, फर्स्ट वाले ए वाले ग्लास में क्या लिया हुआ था, हमने मैन्योर लिया था। मिट्टी के साथ में क्या मिक्स किया था, काउडंक मिक्स किया था। तो जो काउडंक था वो क्या था, एज अ मैन्योर था। सेकंड वाले क्लास में क्या लिया हुआ था, हमने यूरिया लिया हुआ था। तो यूरिया क्या है, यूरिया इज अ फर्टिलाइजर। और थर्ड वाले क्लास में क्या लिया, ओनली मिट्टी ली हुई थी। तो देखेंगे द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड। तो फर्टिलाइजर्स क्या हेल्प करते हैं फार्मर्स को टू द गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। इनमें यील्ड क्या होती है, अच्छी मिलती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। देखो, एक जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, बेटर रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर हम कहीं क्या करें, प्रकृति के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं, लाइक हम अगर नेचुरल जो होते हैं, मतलब मैन्योर वगैरह वो मिक्स नहीं करते हैं, उसकी जगह पे केमिकल सब्सटेंसेस जो कहाँ पे बन रहे हैं, फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लॉस तो करेंगे। ठीक है ना। तो क्या देखने को मिल रहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अगर हम फर्टिलाइजर्स का यूज ज़्यादा करते हैं तो हैड मेज द सॉइल लेस फर्टाइल। उससे जो सॉइल होती है वो क्या होती है, कम फर्टाइल, फर्टिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब देखो और भी क्या नुकसान है फर्टिलाइजर्स के। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो क्या सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर और लेवल द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो क्या करना चाहिए हमें, फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर्स हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना चाहिए और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड। और कुछ टाइम के लिए अगर दो फसल हो रही हैं तो उनके बीच में हमें क्या एक थोड़ा सा टाइम दे देना होना चाहिए। उस टाइम में कैसे छोड़ देते हैं, अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं किसको, हमारी जो फील्ड है उसको। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। जो यूज किसका, मैन्योर का जो यूज होता है, इम्प्रूव करता है सॉइल की टेक्सचर को, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को भी मैन्योर इंक्रीज करता है। इट रिप्लेसेस द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। ओके, क्रॉप रोटेशन मतलब होता है कि फसल को चेंज करते हैं। अभी हमने यही वाली, जैसे मेज की फसल बोई है तो अगले सीजन में
मेज की ही फसल नहीं बोएंगे, अगले में फिर मेज की फसल नहीं बोएंगे। इससे क्या होगा, एक तरह के न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कमी हो जाती है। इसके प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने कोई फसल बोई है तो उसके बाद हम क्या उसके रोटेशन के अकॉर्डिंग क्या हम दूसरी फसल का ही, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। वही मैंने आपको बताया है कि दिस कैन बी डन बाय द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेट में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को चेंज करते रहते। अर्लियर फार्मर्स इज नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन। तो वहाँ पे अगर नॉर्थन फार्मर्स की बात करें, नॉर्थन इंडिया के जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, वहाँ पे मतलब उनको क्रॉप का रोटेशन कर देते हैं कि अभी उनने क्या बोया, लेग्यूम्स बोया है तो उसमें क्या एज फैडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। अगर एक में लेग्यूम्स बोया है तो सेकेंड वाले में क्या वीट को उसमें प्रोडक्शन करेंगे। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इस तरह से क्या हो जाता है, वहाँ पे वो हेल्प कर देते हैं किसमें, सॉइल में नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो इस तरह से फार्मर्स को जिनको नॉलेज नहीं होता है इन सब चीज़ों का कि किस तरह से कौन सा प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, तो उनको इनकरेज किया जाना चाहिए कि उन्हें इस तरह के जो मेथड्स हैं लाइक रोटेशन, क्रॉप रोटेशन वगैरह, मैन्योर किस तरह से मतलब मिक्स करना है, इन सब का यूज करना बताना चाहिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू कैन लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। पिछली क्लासेस में आप लोगों ने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नोड्यूल्स में, किसकी, रूट्स की। लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, ये वर्क करता है, जो वहाँ की जो मिट्टी होती है, वहाँ की मिट्टी के अलावा जो मतलब एटमोसफियर की जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में, मतलब जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को किस में कर देता है, मिट्टी में मिक्स कर देता है, मतलब एज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन वर्क करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, इसके बाद डिफरेंस इन फर्टिलाइजेशन मैन्योर हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये वाला सेशन काफ़ी लॉन्ग हो गया है। चलिए, तो आप लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको आप लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।